नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं और वो टॉपिक दरअसल करंट अफेयर्स का हमारा है। टॉपिक ये सिर्फ जो है प्री परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के साथ ही साथ में यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में अगर आप किसी अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उन एग्जाम के लिए भी ये आज का आपका टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है और इस पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टॉपिक हमारा है भूमंडलीय तापन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के संयुक्त राष्ट्र ने जो है अभी हाल ही में रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि भूमंडलीय तापन जो है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। कुछ रिपोर्ट्स इसमें आई हैं, क्या कुछ उसमें जो है शामिल किया गया, आइए हम लोग इसको देखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि भूमंडलीय तापन आप लोग प्री प्लस मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपको रेडी करना है। कैसे रेडी करना है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए, सबसे पहले चर्चा में क्यों है ये, क्योंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि भी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो आपके हैं एंटोनियो गुतेरस जी, इन्होंने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है इस समय जो तापन, वैश्विक तापन है, वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है और इस पर जो है चिंता व्यक्त की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो रिपोर्ट में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसको बोलते हैं हम लोग विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, यानी कि डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अनुसार के मुताबिक न केवल बीता वर्ष बल्कि बीता पूरा दशक, यानी कि एक दशक पिछला जो है वो क्या रहा है, धरती पर भारत का सबसे गर्म रहा है। तो ये अपने आप में बहुत चिंता वाला जो है बात है, चिंता वाली बात है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं जो है क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज जो है होता रहेगा और ये जो है अपने आप में बहुत ही नुकसानदेह वाली बात होती है। ठीक है, जिसको हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा, उतनी तीव्र गति से जो है आपका क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें डब्ल्यूएमओ की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है जो पिछला हमारा एक दशक है, यानी कि वर्ष 2014 से लेकर के 2023, ये जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पूरे टाइम पीरियड में जो है क्या हुआ है कि समुद्री जल स्तर यानी कि सी वाटर जो है क्या हुआ है, जो पिछला दशक है उसकी तुलना में जो है इसमें बहुत तेजी से दुगनी रफ्तार के साथ इसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी कि समुद्री जल स्तर जो है वर्ष 2014 से लेकर के वर्ष 2023 के बीच में समुद्री जलस्तर पूर्व के दशक की तुलना में दुगनी रफ्तार से जो है बढ़ा है। तो अब बात इसमें यह आती है कि समुद्री जल स्तर कैसे बढ़ता है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके तहत क्या होता है, जो हिम होते हैं यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलना शुरू कर देते हैं और पिघलने के बाद जो है जो आपका समुद्री जल स्तर होता है उसमें तीव्र गति से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक, इसके अलावा जो डेटा में बात कही गई है, जो अनुमान जो व्यक्त किया गया है वर्ष 2024 के लिए भी व्यक्त किया गया है, यानी कि आपका वर्ष 2024 भी जो है इस वर्ष 2024 आपका काफी गर्म रहने वाला है। यह चिंता व्यक्त की गई है रिपोर्ट में, डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मार्च 2023 से फरवरी 2024, ठीक है, यानी कि एक साल के भीतर जो है क्या हुआ है, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री की सीमा को लांघ गया। यह अपने आप में एक बहुत चिंता वाली बात है। 1.5 डिग्री जो है सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको लांघ गया है। क्यों चिंता वाली बात है? क्योंकि पेरिस समझौता आप लोगों ने सुना होगा और पेरिस समझौता के अंतर्गत कहा गया था कि जो हमारा वैश्विक तापमान है उसको सीमित करना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन जो है ये अपने आप में जो है चिंता वाली बात है कि अभी जो है वर्ष मार्च 2023 से फरवरी 2024 के बीच में ही ये जो आपका 1.5 डिग्री टेम्परेचर का जो डेटा था ये क्या हुआ है, क्रॉस कर गया है। इसीलिए चिंता वाली बात है कि इसको हमें सीमित रखना था, जबकि ये जो है क्रॉस कर गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कि अभी आईक्यू रिपोर्ट जारी की गई है 2023 की, इसी के अंतर्गत, जिसमें स्विट्जरलैंड के जो संगठन है एक, जिसका नाम है आईक्यू एयर। इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है, इसके अनुसार भारत जो है आपका तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे यहां से जो है प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो तीसरा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, आपका भारत हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग
पहले देश की बात की जाए तो पहला देश जो है आपका प्रदूषित कौन है? बांग्लादेश है। द्वितीय स्थान पर कौन सा है? पाकिस्तान है। ये तीनों ही डेटा जो है आपके एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर हम लोग राजधानी की बात की जाए तो वैश्विक पटल पर दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। यह अपने आप में बहुत ही चिंता वाली बात है कि वैश्विक पटल पर भी जो आपकी राजधानी दिल्ली है, यानी कि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है दिल्ली, आपका सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। यह भी अपने आप में बहुत ही चिंताजनक वाली बात है। और अक्सर आप लोगों ने जो है दिल्ली के बारे में, प्रदूषण के बारे में वहां पर अक्सर जो है आपने सुना होगा कि किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बरकरार रहती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग डेटा की बात की जाए तो वर्ष 2023 में जो है यहां का पीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का औसत वार्षिक स्तर 102.1 यानी कि 102.1 माइक्रोग्राम घन मीटर है, जबकि वर्ष 2022 में यह 92.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। यानी कि 2022 में जो डेटा आपका 92.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, पीएम 2.5 का जो रिजल्ट था, वो बढ़ करके वर्ष 2023 में कितना हो गया है? वो हो गया है आपका 102.1। ये भी अपने आप में जो है चिंताजनक वाली बात है कि धीरे धीरे जहां पर प्रदूषण को कम करने की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन की संख्या बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये पॉल्यूशन बढ़ने का जो रफ्तार है ये बहुत ही तेजी के साथ हो रही है। रिपोर्ट में एक बात और कही गई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो बेगूसराय है ये सर्वाधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। ये भी अपने आप में एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है कि न सिर्फ भारत में आपका दिल्ली इस जो है प्रदूषण से जो है पूरा घिरा हुआ है, बल्कि आपका अगर महानगरीय की बात हम लोग कह रहे हैं तो महानगर में बिहार का जो बेगूसराय है वो भी जो है आपका सबसे प्रदूषित महानगरों में से एक है। ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो है डेटा यहां से पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 5 देश कौन से हैं? तो तीसरे नंबर पे तो आपका भारत है, प्यारा भारत, इसको तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, तो 3rd रैंक पे है ये। बाकी पहले देश पर कौन है? पहले नंबर पर आपका बांग्लादेश है, दूसरे पर आपका पाकिस्तान है, तीसरे पर प्यारा भारत और चौथे पर तजाकिस्तान है और 5वें पर बुर्किना फासो है। तो ये आप 5 कंट्री जो है विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित जो 5 कंट्री हैं, इनके नाम आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। परीक्षा में यहां से प्रश्न आपसे सीधे तौर पर पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कोर्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग के तो 2-3 याद करने हैं, लेकिन लास्ट के भी आपको जो है याद करने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए देश हमारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग सर्वाधिक प्रदूषित 5 राजधानियों की बात की जाए, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहती है। तो अगर हम लोग राजधानियों की बात कर रहे हैं तो राजधानियों में सबसे नंबर 1 पर कौन है सबसे ज्यादा प्रदूषित? हमारा प्यारा भारत, और उसकी राजधानी कौन? दिल्ली। दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में से एक है। दूसरे स्थान पर आपका ढाका है, ढाका यानी कि बांग्लादेश में। उआगाडोगु है, बुर्किना फासो की जो है राजधानी है। दुसानवे है, तजाकिस्तान की राजधानी है। और बगदाद आपकी इराक की राजधानी है। तो ये दिल्ली, ढाका, उआगाडोगु, दुसानवे और बगदाद, ये जो है 5 राजधानियों के नाम भी आपको दरअसल याद रखने हैं। ये क्या है? सर्वाधिक प्रदूषित 5 राजधानियां हैं। यहां से भी प्रश्न पूछने की संभावना आपकी यूपीएससी और साथ ही साथ में यूपीसीएस के साथ साथ में अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज में यहां से प्रश्न पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात हम लोग पेरिस समझौते की कर रहे थे, तो पेरिस समझौता को हम लोग थोड़ा समझते हैं। वर्ष 2015 में जो है पेरिस समझौता हुआ था, और पेरिस समझौता में बात कही गई थी कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर है वहां पर हम लोग वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है स्थिर रखेंगे, इसका जो है टारगेट था, ठीक है। बाकी औसतन जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो है यहां पर डेटा था कि हमें इस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को स्थिर रखना है। और ये जो हमारा लक्ष्य था, इसी लक्ष्य को निर्धारित करने के साथ में सारे देश जो है इस पर काम कर रहे थे कि किस तरीके से हमें वैश्विक तापमान को स्थिर रखना है। लेकिन जो डेटा अभी आया है उसी बिहाफ पर जो है संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, दरअसल हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, यानी कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जी ने जो है इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी।
तो आइए देखते हैं पेरिस समझौता में क्या था कि यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है, ध्यान रखिएगा, जो कि जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक समस्याओं से निपटने हेतु बनाया गया है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है कि पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान को कितने डिग्री सेल्सियस कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो यह आपको पॉइंट दरअसल याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ष 2015 में पेरिस समझौता जो है अस्तित्व में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जो कि यहां से आपसे प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो दरअसल क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो आपका एनवायरमेंट है, यानी कि जो आपका पर्यावरण है, ये इसको मैं थोड़ा सा इसको आप हल्का सा समझ लीजिए। परीक्षा में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका सन हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका जो है अर्थ सरफेस, और ये हो गया आपका पूरा जो है पर्यावरण। ठीक है, यहां पर सारे जो है पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, घर वगैरह बना हुआ है। अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, दरअसल यहां पर मौजूद होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आपका CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है जिसको हम लोग CS4 बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, प्लस इसके अलावा कुछ और भी गैसेस होती हैं जैसे कि जलवाष्प वगैरह। ये क्या करती हैं, जो सूर्य से आने वाली जो सनरेज होती है, ठीक है, इसको क्या करती हैं, ये गैसेस जो होती हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि टकराने के बाद सनरेज जब यहां से आती है, टकराने के बाद ये जो CO2 CS4 होती हैं, इन सनरेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एटमॉस्फेयर के बाहर जो है नहीं रिफ्लेक्ट होने देती हैं। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ जो होती है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है वो इन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा जो है क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और फिर इससे क्या होता है, जो पूरी हमारी सतह होती है, यानी कि जो हमारा पूरा जो एनवायरमेंट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे जो है गर्म होना शुरू हो जाता है, और इसी को दरअसल हम लोग वैश्विक जो है तापन कहते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन इनकी जितनी ज्यादा होगी, यानी कि CS4 की, CO2 की, इनकी कंसंट्रेशन यानी कि इनकी मात्रा जितनी ज्यादा पर्यावरण में होगी उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और ये CO2, CS4 ये सब मीथेन वगैरह कहां से आते हैं, आपको पता होगा कि जिस तरीके से तीव्र औद्योगिकरण की स्थिति हो रही है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन तेजी से हो रहा है, इनके फलस्वरूप जो है मीथेन आप हुआ, आपका CS4 हुआ, और नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, ये सारी गैसेस जो है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, और यही जो है तापमान को अवशोषित करती हैं, और उसके फलस्वरूप जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। आपको मैं बता दूं, 2-3 पॉइंट और बता दूं कि जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो दरअसल जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब ये पिघलेंगे तो क्या होगा, जो आपका समुद्र होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, क्योंकि पानी जो है नदियों के सहारे जो है कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा। और अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो जो तटीय इलाके होते हैं वो डूब जाते हैं, साथ ही साथ में जलस्तर की मात्रा बढ़ने पर बाढ़ जैसी स्थिति भी आ जाती है, और जो आपका एग्रीकल्चर लैंड होता है वो भी डूब जाता है। साथ ही साथ में वैश्विक तापमान से जो है बहुत सारे जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं वो भी उत्पन्न होते हैं, और एक पूरा जो एनवायरमेंट होता है वो जो है आपका उससे प्रभावित होता है। इसके ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कृषि व्यवस्था हमारी जो है चरमराएगी तो इससे क्या होगा कि पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं कोलैप्स होने की स्थिति में रहती है। ठीक है, तो सामाजिक जो असमानता होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका एग्रीकल्चर लैंड पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग डेटा पे आज बात कर रहे थे। ये आपका जो गैसेज हैं इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लेता है। चलिए अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, शक्तिशाली तूफान और चक्रवात आएगा, सिंपल सी बात है। और अगर तूफान और चक्रवात अगर आएगा, चक्रवातों की संख्या अगर बढ़ेगी तो इससे जो है व्यापक स्तर पर हानि होती है, ध्यान रखिएगा। मरुस्थल में वृद्धि हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा बहुत तरीके से, और बारिश की मात्रा भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में जो है जो ध्रुवीय और सागरी जो है जो हिम होता है उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ में जलस्तर में, सागरीय जलस्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, इसको आप एक बार अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
इसलिए जरूरी हो जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस को जो है कम किया जाए, यानी कि जो इतना भी औद्योगिकरण होता है उसको सही तरीके से किया जाए, और जो प्लांटेशन होता है यानी कि जो पेड़ लगाने की जो बात होती है उसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, ताकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़े और ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, यानी कि उनकी मात्रा कम हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस जो है डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि जो CO2 होता है 72% जो है आपका इसमें इसका रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये देखिए, ठीक है। 72% जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है, और मीथेन की अगर हम लोग बात करें यानी कि CH4 की बात करें 18%, और 9% जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है, यानी कि इनमें इतना इनका रोल होता है। कहां कहां से क्या क्या कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से 16.8% आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स जो होता है आपका 14.0%, एग्रीकल्चर बायो प्रोडक्ट्स 12.5%, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग से 10% होता है, वेस्ट डिस्पोजल एंड जो है ट्रीटमेंट से 3.5% का, पावर स्टेशन से 21.3% का एमिशंस होता है इन गैसेस का। तो ये कुछ डेटा दिया है, आप इसको अपने एग्जाम में जो है इसको रख सकते हैं, यानी कि यहां पर उसको लिख सकते हैं, आपका आंसर बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ग्लोबल वार्मिंग जो मुद्दा है ये दरअसल आपको कहां कहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं आप। तो ये अगर हम लोग जीएस की बात करें, ठीक है, तो प्री में तो आपका ऑलरेडी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्री में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर हम लोग मेंस परीक्षा की बात करें तो जीएस जो आपका फर्स्ट है उसमें जो आपका भूगोल का सेक्शन है उसमें भी जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या है पढ़ना है। साथ ही साथ में जो जीएस आपका थर्ड है वहां पर एनवायरमेंट का सेक्शन है, उस एनवायरमेंट वाले सेक्शन में भी आपको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है। तो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, और साथ ही साथ में जो है मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में और पेपर थर्ड में एनवायरमेंट वाले सेक्शन में, साथ ही साथ एस्से लिखने के लिए भी जो है इस पर आता है अक्सर, ठीक है। ये एक मुद्दा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग प्लीज इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग जो है प्री और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न को करते रहेंगे। मुख्य परीक्षा में आपसे प्रश्न सीधे तौर पर पूछ लेगा, भूमंडलीय तापन क्या होता है, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं, या फिर पेरिस समझौता से रिलेटेड जो है कोई प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार या वैश्विक पटल पर जो है क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आपको सारी चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। फैक्चुअल डेटा की अगर हम लोग बात करें तो पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका कंसंट्रेशन जो है कितना होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स आपको डेली लाते रहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो आपके प्री के साथ साथ में मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।